नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू अर्ना पर। मैं हूं आपका दोस्त राजीव रंजन। आज बात करेंगे हम 40वीं बीपीएससी के पीटी में हिस्ट्री विषय से पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर। दोस्तों, हम जो 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक के प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री विषय से प्रश्न को देखेंगे। इससे पिछला वीडियो में हमने 2 वीडियो जारी कर दिए बीपीएससी से संबंधित, जिसमें एक 38वीं बीपीएससी के पीटी में पूछे गए प्रश्न और 39वीं बीपीएससी के पीटी में हिस्ट्री विषय से पूछे गए प्रश्नों को हमने देख चुके हैं। अगर आप अभी तक यह वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देखें, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, यह वीडियो जारी करने का मेरा 2 मकसद हैं। एक उन साथियों को जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं हिस्ट्री विषय में, तो यह वीडियो देखकर वह प्रश्न का हल कर सकते हैं। और दूसरा, उसके लिए जो अभी तक बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं और वह सोच रहे हैं, उसके लिए भी यह बहुत खासी मददगार होगा। चलिए आज बात करते हैं 40वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न और उसका उत्तर देखेंगे। दोस्तों, 40वीं बीपीएससी में कुल प्रश्नों की संख्या जो था वह पूछा गया था 40 हिस्ट्री विषय से पूछे गए थे और कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 150 था। उसमें से 40 जो है हिस्ट्री विषय से पूछा गया था। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था और उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ए में है आपका जीबी मेलेसन, ऑप्शन बी में है सर जॉन के, ऑप्शन सी में है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी में है ऑड्रम और टेलर। दोस्तों, ऑड्रम, जेम्स ऑड्रम और WD टेलर जो थे, उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को जो है हिंदू मुस्लिम की षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑड्रम और टेलर, यानी ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अगली प्रश्न में कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो आपका ऑप्शन है ए खेतिहर मजदूर, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन डी कृषक और ऑप्शन डी जो है जमींदार। आपको निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें ए में है केवल ए, ऑप्शन बी में आपका ए और बी, ऑप्शन सी में है केवल बी और ऑप्शन डी में है सी और डी। तो दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो है वह साहूकार, कृषक और जमींदार जो है उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। जिसका आंसर जो है आपका हो जाएगा डी, यानी कि कृषक और जमींदार ने उस समय भाग नहीं लिया था। चलिए अब अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। इसमें पूछा गया 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है। अर्थात दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह को जो है इसको क्रमबद्ध तरीका से आपको सजाना है कि सबसे पहले कहाँ शुरुआत था, उसके बाद धीरे धीरे कहाँ फैलना शुरू हुआ। तो दोस्तों, हम बता दें कि 1857 के विद्रोह जो है सबसे पहले बिहार में देवघर के रोहिणी ग्राम में 12 जून 1852 ईस्वी को शुरू हुआ था। उसके बाद यह विद्रोह जो है फैलते हुए पटना आया, फिर मुजफ्फरपुर और उसके बाद जगदीशपुर गया। तो यह इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका जो है आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी पहला रोहिणी में शुरुआत हुआ, फिर पटना में फैला, फिर मुजफ्फरपुर और उसके बाद जगदीशपुर गया। तो इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बी। अब अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपका है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसका आपका ऑप्शन है ए में कुकी, बी में है खोंड, ऑप्शन सी में है आपका उरांग और ऑप्शन डी में है नायकादा। तो इसमें से आपको ऑप्शन देना है ऑप्शन बी, यानी
खोंड जनजाति जो था उन्होंने मानव बलि के रोग के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह शुरू कर दिया था। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5 है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ? ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी में है 1924, ऑप्शन सी में है 1928 और ऑप्शन डी में है 1930। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी 1924। 1924 में ही भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। चलिए अगली प्रश्न संख्या आप देख रहे हैं 6 नंबर में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए में है आपका सरोजनी नायडू, बी में है पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी में है अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी में है एनी बेसेंट। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो चुनी गई वह थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता में यह अधिवेशन करवाया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। अगली प्रश्न संख्या आप देख रहे हैं 7 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन सी में है शिवनाथ शास्त्री और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, इसलिए हम इसका ऑप्शन में देंगे बी, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन प्रश्न संख्या 8 में है, प्रश्न संख्या 8 है आपका, निम्नलिखित वर्गों में से कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन में से प्रमुख अप्रभावित नहीं थे? प्रश्न 8 में है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित थे? तो दोस्तों उस समय जो अप्रभावित थे तो उसमें ऑप्शन में दिया है ए में महिलाएं, ऑप्शन बी में कृषक, ऑप्शन सी में बुद्धिजीवी, ऑप्शन डी में मुस्लिम। निम्नलिखित गुटों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है ए और बी, ऑप्शन बी में है ए बी एवं सी, ऑप्शन सी में है ए बी सी और ऑप्शन डी में है आपका बी एवं डी। तो दोस्तों 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुक्त अप्रभावित जो थे वह थे बुद्धिजीवी और आपका कृषक और बुद्धिजीवी जो थे वह 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित थे। तो इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा सी। तो हम इसमें ऑप्शन देंगे सी। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न क्या है, थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 9 में है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी में है एस सुब्रमण्यम अय्यर और ऑप्शन डी में है एच एस एलकॉट। दोस्तों इसमें से जो है एच एल एस्कॉट का जो है योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था, तो हम इसमें लगाएंगे ऑप्शन डी, यानी एच एस एलकॉट का जो योगदान है वह होम रूल की स्थापना में नहीं था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। इसमें किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हो सकता है? इसमें ऑप्शन में है ए अली बंधु, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो दोस्तों यह काम महात्मा गांधी ही कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें महात्मा गांधी में लगाएंगे टिक। इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा
जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। चलिए प्रश्न संख्या हम 10 देखते हैं। इसमें है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम अंकित कीजिए। ऑप्शन ए में है चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, ऑप्शन बी में है उग्र भीड़ पर पुलिस थाना को जलाना, ऑप्शन सी में है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और ऑप्शन डी में है गांधी जी की गिरफ्तारी। आपको निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ए में है 1, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन बी में है 2, 1, 3 एवं 4, ऑप्शन सी में है 4, 1, 2 एवं 3, ऑप्शन डी में है 2, 1, 4 एवं 3। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम अगर इंगित कीजिए करें तो असहयोग आंदोलन में सबसे पहले चौरी चौरा में जो है पुलिस ने गोली कांड किया था। जब आंदोलन जो है चौरी चौरा कांड के समीप पहुंचा था तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली कांड किया था। उसके बाद उग्र भीड़ पर पुलिस थाना को जलाया गया, जिसमें लगभग 24 पुलिसों की जलकर मौत हो गई। उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन कर दिया गया और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो इस क्रम से अगर देखें तो 1, 2, 3 एवं 4 इसमें ऑप्शन में है ए, बी, सी, डी। तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे 1, 2, 3 और 4 को हम टिक लगाएंगे, वही सही क्रम है। चलिए अगली प्रश्न संख्या देखते हैं हम 12। इसमें है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए में है अब्दुल कलाम आज़ाद, आपका ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी में है इनायतुल्लाह मसरी और ऑप्शन डी में है मौलाना हसरत मोहानी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा खान अब्दुल गफ्फार खां ने ही खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए अगली प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहला सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो दोस्तों इसके ऑप्शन में ए में M.N. रॉय, ऑप्शन बी में मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी में है S.A. डांगे और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट नेता जो थे भारत में M.N. रॉय थे और इन्होंने ही पहला भारतीय था जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया था। इसमें ऑप्शन में लगाएंगे ए, M.N. रॉय। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में है वर्ष 1924 में, ऑप्शन बी में है वर्ष 1926 में, ऑप्शन सी में है वर्ष 1927 में और ऑप्शन डी में है वर्ष 1929 में। दोस्तों इसका स्थापना गठन जो हुआ था वह आपका 1927 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। तो हम लगाएंगे सी। अब है अगली प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा गया बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी में है आनंद पांडे, ऑप्शन सी में है जावा भगत और ऑप्शन डी में है M.N. रॉय। तो दोस्तों बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वह थे आनंद पांडे, यानी कि ऑप्शन बी आनंद पांडे जो बिरसा मुंडा जी का गुरु थे। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया था उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो जहां संथालों ने 1855 से 1856 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ऑप्शन ए में है मुंगेर भागलपुर, ऑप्शन बी में है भागलपुर और राजमहल, ऑप्शन सी में है गया मुंगेर, ऑप्शन डी में है शाहाबाद और गया। तो दोस्तों उस समय जो 1855-56 में जो है संथालों ने भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी को जो है अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो हो जाएगा इसका भागलपुर से राजमहल, ऑप्शन संख्या बी। अब अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो वह आप किस चीज़ का नगर केंद्र था, तो उसको आपको ऑप्शन में देखना होगा। ऑप्शन ए में है सन्यासी विद्रोह का, ऑप्शन बी में है गोडखारी विद्रोह का, ऑप्शन सी में है
मुंडा विद्रोह का, और ऑप्शन डी में है बहावी आंदोलन का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका उसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 17 का आपका आंसर हो जाएगा गोडखाड़ी विद्रोह का, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी गोडखाड़ी विद्रोह का जो है विद्रोह का केंद्र जो है पटना था। फिर अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 में है 1866 से 67 ईस्वी के नील खेतहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। यानी 1866-67 ईस्वी में नील खेतिहरों को का जो बिहार में विद्रोह हुआ था वह किस क्षेत्र में हुआ था, उसका आपको पहचान करना है। इसमें है ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर एवं छपरा, ऑप्शन बी में है मधुबनी एवं बेगूसराय, ऑप्शन डी में है दरभंगा एवं चंपारण, ऑप्शन डी में है चंपारण। दोस्तों उस समय जो यह विद्रोह हुआ था वह क्षेत्र था आपका चंपारण, यहीं पर नील खेतिहरों का जो विद्रोह शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी चंपारण। चलिए अगली प्रश्न संख्या को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो यह आपका आंसर देना है ए में 1930 में, ऑप्शन बी है 1931 में, और ऑप्शन सी है 1934 में, और ऑप्शन डी है आपका 1939 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1934। दोस्तों वर्ष 1934 में जो है 16 मई 1934 को जो कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ जो कुछ निर्णय लिया गया था उसका विरोध करते हुए इसकी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जो आचार्य नरेंद्र देव ने एक दिन आगे 17 मई 1934 को किया था। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन जो है 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं तेजी से। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए में है लाल रंग, ऑप्शन बी में है नीला और हरा, ऑप्शन सी में है पांडु, और ऑप्शन डी में है नीला। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन पर वह लाल रंग का प्रयोग हुआ था। चलिए अब प्रश्न संख्या 21, यानी प्रश्न संख्या 21 है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। इसमें ऑप्शन ए में है इंद्र एवं और उसकी हाथी, ऑप्शन बी में है उर्वशी और स्वर्ग, ऑप्शन सी में है पौधे एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, और ऑप्शन डी में है आपका सोम और इस पे का नामकृत देवता। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऋग्वेद के 9वां संहिता में जो है 9वां मंडल में इसकी चर्चा हुआ है वह है सोम और इस पे पर नामकृत देवता। दोस्तों अगर बात करें 9वें ऋग्वेद के 9वें मंडल में तो इसमें सूक्तों की संख्या 144 है, जिसमें यही चर्चा हुआ है कि सोम और इस पेयजल के पर नामकृत देवताओं की उसमें समर्पित हैं। प्रश्न संख्या अब देखते हैं 22, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो ऑप्शन ए में है 1/3, ऑप्शन बी में है 1/4, ऑप्शन सी में है 1/6, ऑप्शन डी में है 1/8। इसमें आपको प्रश्न टिक लगाना है ऑप्शन सी में, यानी धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर था वो 1/6 था, 1/6। चलिए अगली प्रश्न संख्या देखते हैं 23 नंबर। इसमें बाबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ था। इसमें ए में है आजीविकों ने, ऑप्शन बी में है थारुओं ने, ऑप्शन सी में है जैनों ने, और ऑप्शन डी में है तांत्रिकों ने। तो दोस्तों बारावर की गुफाओं का उपयोग जो है आजीविकों ने किया था, और यह जो है सम्राट अशोक और उसके पुत्र जो थे दशरथ, उन्होंने इसको जो है समर्पित किया था आजीविक संप्रदाय के लिए। अगर बाबर की गुफा की चर्चा करें तो यह जहानाबाद में है। चलिए अगली प्रश्न संख्या देखते हैं 23 नंबर में।
23 नंबर देख के अब 24 नंबर में देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए में है 12 अंग, ऑप्शन बी में है 12 उपांग, ऑप्शन सी में है 14 पूर्व और ऑप्शन डी में है 14 उपपूर्व। तो दोस्तों जैन के पूर्णकालीन जैन ग्रंथ जो है वह 12 अंग कहलाता है। तो हम इसमें लगाएंगे 12 अंग पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। और प्रश्न संख्या 25 में है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपका ऑप्शन है ए में गुप्त काल, ऑप्शन बी में है प्रतिहार काल, ऑप्शन सी में है राष्ट्रकूट काल और ऑप्शन डी में है सातवाहन काल। तो दोस्तों इस समय जो है नगरों का क्रमिक पतन जो है वह गुप्त काल के समय में की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हम इसमें लगाएंगे गुप्त काल। चलिए अगली प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, आपको इसमें जो है ईस्वी बताना है। ऑप्शन ए में है 450 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है 635 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है आपका 673 ईस्वी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चीनी यात्री इत्सिंग ने जो है बिहार का भ्रमण 673 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन लगाएंगे हम सी 673 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वालों कर को इंगित करता है? ऑप्शन ए में है खराज, ऑप्शन बी में है खम्स, ऑप्शन सी में है उस्र, और ऑप्शन डी में है आपका मुक्तय। आपको निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है 2 एवं 3, ऑप्शन सी में है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी में है आपका 1, 3 और 4। दोस्तों भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर जो था उसको हम खराज से इंगित करते थे। खराज जो है वह गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला भूमि कर था। अगर खम्स की बात करें तो खम्स जो है यह लूट का धन होता था, और उस्र की बात करें तो यह केवल मुस्लिमों से भूमि की उपज पर यह कर लिया जाता था। और मुक्तई जो था सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी। तो दोस्तों उस समय जो भूमि कर के रूप में देखा जाए तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। प्रश्न संख्या 28 में बात करें तो इसमें है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। ऑप्शन ए में है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी में है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी में हरिहर तृतीय, ऑप्शन डी में है हरिहर चतुर्थ। तो दोस्तों हरिहर द्वितीय जो है प्रथम शासक है जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन देंगे हरिहर द्वितीय। प्रश्न संख्या आपका 29 है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेर का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? यानी संत शरफुद्दीन मनेर की संबंध जो है किस संप्रदाय से था? ऑप्शन ए में है चिश्ती, ऑप्शन बी में है सोहराबुद्दीन, ऑप्शन सी में है फिरदौसी और ऑप्शन डी में है आपका कुबब्री। तो दोस्तों संत शरफुद्दीन मनेर की जो है संबंध जो है वह कुबब्री संप्रदाय से था, कुबब्री संप्रदाय से था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए अगली प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या है 30, मध्यकाल में बिहार शरीफ का महत्वपूर्ण रहा है। उसमें ए में है व्यापार केंद्र के रूप में, ऑप्शन बी में है विद्या केंद्र के रूप में, ऑप्शन सी में है प्रशासनिक
केंद्र के रूप में, और ऑप्शन डी है धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसको आपका निम्नलिखित प्रश्नों के कूटों में जो है सही उत्तर का चयन करना है। ए में है 1 और 3, ऑप्शन बी में है 1 2 3, ऑप्शन सी में है 2 3 और 4, और ऑप्शन डी में है 2 और 4। दोस्तों मध्यकाल में जो बिहार शरीफ का महत्व जो था वह था विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, यानी ऑप्शन बी और डी। तो हम इसलिए ऑप्शन इसमें डी देंगे 2 और 4। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 में देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसमें है ए में कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी में है सर टॉमस रो, ऑप्शन सी में है एडवर्ड टेरी, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सर टॉमस रो को जो है जहांगीर ने अपने दरबार में खान की उपाधि से सम्मानित किए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सर टॉमस रो। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। इसमें उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है बंगाल, ऑप्शन डी में है मद्रास। तो दोस्तों यूरोपवासियों को जो सर्वोत्तम सोडा और अफीम की प्राप्ति होती थी वह उसमें बिहार से होता था, इसलिए हम इसका ऑप्शन देंगे बिहार। प्रश्न संख्या 32 पर चले। इसमें मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए में है मोहम्मद शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी में है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी में है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी में है आपका जहांदार शाह। तो दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो मोहम्मद शाह था, ऑप्शन बी। चलिए अगली प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या है 34। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? ऑप्शन ए में है धार्मिक असुविधा कानून, ऑप्शन बी में है सती निषेध रेगुलेशन 17, फिर है सी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, और ऑप्शन डी में है राज्य हड़पने का सिद्धांत। निम्नलिखित कूटों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है 1 एवं 2, ऑप्शन बी में है 1 एवं 4, ऑप्शन सी में है 3 और 4, ऑप्शन डी में है 1 2 एवं 3। तो दोस्तों इसमें जो है आपका धार्मिक असुविधा कानून और सती निषेध रेगुलेटिंग 17 का इसमें, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन जो है देंगे ए। चलिए प्रश्न संख्या अब 35 देखते हैं। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए में है 1772 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1776 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1778 ईस्वी में। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1774 ईस्वी में हो जाएगा, यानी आंसर इसका बी होगा। चलिए प्रश्न को तेज़ी से देखते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए हम थोड़ा तेज़ी कर रहे हैं। इसमें प्रश्न संख्या 36 में महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एम.जी. रनाडे, ऑप्शन बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी में है पंडित रामाबाई, और ऑप्शन डी में है गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को जो है महाराष्ट्र में सुधार के लिए लोकहितवादी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है। किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? आपका ऑप्शन ए में है ओकालिंग, ऑप्शन बी में है नादास्त्र, ऑप्शन सी में है महार, और ऑप्शन डी में है आपका पाली। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा आपका 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, नादास्त्र के प्रस्तुति का जो है तिरुनेलवेली में जो है भयंकर दंगे हुए थे। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन में ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था?
तो ऑप्शन ए में है बुद्धिजीवी वर्ग, ऑप्शन बी में है नगरीय उच्च जातियों को, ऑप्शन सी में है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, और ऑप्शन डी में है उदार राजवाड़े को। दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धिजीवी वर्ग को। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त हुआ। हमने बताया था कि कुल प्रश्न संख्या जो है 1840वीं बीपीएससी में कुल 150 में से 40 हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से हमने 38 प्रश्न देखे हैं, क्योंकि 2 प्रश्न लंबे होने के कारण हम इसको टाइपिंग नहीं कर सके, जो कि बहुत लंबा था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सहयोग से ही हमारा हौसला बढ़ता है। आप सभी को धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग।